Good morning, everyone. We discussed about preparation methods of colloids on Saturday. Now, after preparations, next thing is to when we prepare a colloidal solution. Actually, some soluble impurities are always present with that, and generally we add some amount of electrolyte as well. So some excessive amount of electrolyte can also be there. So these extra amount of electrolytes or other soluble impurities are compulsory to be removed out from that particular colloidal mixture, because if electrolytes will be in large amount, तो they will disturb the stability of colloidal solution. उनके अगर ज़्यादा amount होंगे, ज़्यादा ions होंगे electrolytes के, although small amount of electrolyte is compulsory for their stability, but excessive amount of electrolyte is the main cause of precipitation of colloidal mixture. That means उनको coagulate कर देती हैं. So it is necessary to reduce their amount to that stable level. जब जहां तक स्टेबिलिटी रहेगी कोलॉइड में उतना अमाउंट उसका रखना है इलेक्ट्रोलाइट्स का, बाकी का रिमूव करना कंपलसरी है. सो हाउ दीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको यहाँ पर हम क्रिस्टलॉइड टर्म भी यूज कर रहे हैं चैप्टर में. इफ यू सी द डायग्राम देयर क्रिस्टलॉइड इज रिटन, तो क्रिस्टलॉइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्यूरिटीज के लिए टर्म यूज हुआ है. एंड कोलॉइड एक्चुअली ईच एंड एवरी सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड, or each and every, you can say, particles, type of particles can be dissolved in a particular kind of solvent, whether it is water or some other liquid, और वो दोनों ही तरह की स्टेट में आ सकते हैं. इफ दे डिसॉल्व टू सच एन एक्सटेंट कि दे पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरी फाइन साइज, तब वो ट्रू सॉल्यूशंस बना लेते हैं. बट इफ द पार्टिकल साइज इज समवेयर लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशंस पार्टिकल्स, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. तो एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस के लिए दो टर्म्स अलग अलग यूज होती हैं. फॉर ट्रू सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड स्टेट ऑफ मैटर. Crystalloid state of matter means particle size is lesser than 1 nanometer, and colloidal state of matter means particle size is above 1 nanometer and lesser than 1000 nanometer. So these two terms are mainly crystalloid term जो है वो basically here it is used for ionic impurities, or you can say electrolytic impurities. So first method is to remove those ionic impurities or electrolytic impurities is by dialysis. Dialysis is actually a process of जैसे हम डायलिसिस में बेसिकली क्या करते हैं, एक एसपीएम मेम्ब्रेन, अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो तो किडनीज जब फिल्टर करना बंद कर देती हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड में, देन डायलिसिस इज यूज. डायलिसिस का मेन पर्पस है उसमें से जो इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव करना. वहाँ ब्लड से हम इम्प्यूरिटीज रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पासिंग ब्लड थ्रू मशीन विच इज नोन एज डायलाइजर, और उसमें एक्चुअली एसपीएम से मेम्ब्रेन जो है वो यूज होती है. बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज पोर साइज इतना छोटा होता है कि वो कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास थ्रू नहीं होने देता. ओनली द क्रिस्टलॉइड पार्टिकल, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल मतलब जो आयंस है जो ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पे, वो पार्टिकल्स दे हैव साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, तो दे कैन इजीली पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स कैन नॉट. ये हमने फिल्टरेबिलिटी में भी देखा था कि colloid solutions can be filtered out by using SPM, बट जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उसके पार्टिकल एसपीएम में से भी पास थ्रू हो जाते हैं. तो यही एक प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया कि डायलाइजर जो बनाया हुआ है या ये एक मेम्ब्रेन जो यूज किया, एक बैग बना देते हैं उस मेम्ब्रेन का. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ बैग मेड अप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट मे बी एनी एनिमल मेम्ब्रेन. पिग ब्लैडर की मेम्ब्रेन को जनरली यूज किया जा रहा है, या पर्चमेंट पेपर हो सकता है, सेल्फेन शीट हो सकती है, जिसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स जो लार्जर है साइज में, दे विल नॉट पास थ्रू. ओनली द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलॉइड आयनिक जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के, दे विल पास थ्रू, जो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज रेंज में है. क्लियर? तो दीज पार्टिकल्स विल बी रिमूव. तो यहाँ से वाटर पास कर रहे हैं हम, अब यहाँ से जब वाटर पास थ्रू होगा इस मेम्ब्रेन बैग में से,
then all crystalloid will get separate out from colloidal solution to, ये डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आप डायलिसिस को कैरी ऑन कर रहे हो. अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है तो इट रिमूव्स ओनली द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट ऑल. बट व्हेन इट इज कैरीड आउट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, उसको हम प्रोलॉन्ग डायलिसिस भी कहते हैं. दैट इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन. क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यूअसली काफी आवर्स तक करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हो जाएंगे और उस टाइम पे कोलोइडल पार्टिकल अपने डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाएंगे, बिकॉज प्रेसिपिटेशन विल बी देयर इफ नो इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट ओवर देयर. थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस उसको स्टेबल करती है, तो स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी इफ वी रिमूव ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स हियर. तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट रिमूवल के लिए हम उसको प्रोलॉन्ग डायलिसिस यूज करेंगे, बट हियर वी आर यूजिंग द टर्म प्यूरिफिकेशन, क्योंकि हम जस्ट प्यूरिफाई कर रहे हैं, हम उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे. तो वी हैव टू यूज दिस डायलिसिस प्रोसेस फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. उसके आगे उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, मतलब जितना अमाउंट चाहिए उसको स्टेबिलिटी के लिए उतना ही रखना है. तो फॉर फ्यू आवर्स इट इज टू बी कैरीड आउट. सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस. एक्चुअली अगर किसी पर्टिकुलर कोलोइडल सोल्यूशन के केस में अगर अदरवाइज वैसे भी डायलिसिस स्लो है तो उसको थोड़ा फास्टिंग करना है, तो फास्ट करने के लिए प्रोसेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें एक्सटर्नल उसी सेम अपरेटस में जो हमने अबव देखा, देन एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स आर आयनिक इन नेचर ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स हैं. तो ये जिस पर्टिकुलर टाइप की इम्प्यूरिटीज हैं उस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल मूव फास्टर थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, and that dialysis process can be fastened by using external electric field, and this process is known as electrodialysis. है सेम ही डायलिसिस वाला ही है, बस वहाँ हम नॉर्मली करवा रहे हैं विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. Here we have used electric field where the particles of crystalloid will migrate towards oppositely charged. Suppose if they are positively charged ions, so they will migrate towards cathode, and if they are negatively charged ions, then they will migrate towards anode. और जिधर भी जाके कलेक्ट हो जाएंगे उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, हमारा मेन मोटिव है ही कि हमने उन आयंस को सेपरेट करना है. तो अगर प्रोसेस को फास्टर करना है देन वी कैन यूज इलेक्ट्रोडायलिसिस. इफ स्लो इट इज रिक्वायर्ड, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है बहुत स्लो हो जाता है डायलिसिस डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड ऑल, दैट केस इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर filtering colloidal solution, but some ultra filter papers can be prepared. तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का मिक्सचर अल्कोहल और ईथर में. अल्कोहल एंड ईथर सॉल्वेंट लिया और उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज 4% सोल्यूशन बनाया. इस सोल्यूशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को मतलब उसमें डिप करते हैं तो इट गेट ये जो सोल्यूशन है उसके पोर साइज को स्मॉलर कर देता है, थोड़ा सा हार्डन करेगा फिल्टर पेपर को, एंड पोर साइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट अलाउ द कोलोइडल पार्टिकल्स टू पास थ्रू. तो इस तरह का अल्ट्रा फिल्टर पेपर इट कैन बी यूज्ड टू फिल्टर different types of colloidal salts. Clear? So this is ultra filtration. It is also kind of slow process because अगर हम generally भी फिल्टर करेंगे तो पार्टिकल साइज, एक तो कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनकी विस्कोसिटी नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशंस से कंपैरेटिवली हायर होती है. दे आर ग्लू लाइक सॉल्यूशन. कोलोइड टर्म का मीनिंग ही यही होता है, ट्रू ग्लू लाइक. तो ग्लू लाइक होंगे तो थोड़ा विस्कस होते हैं सॉल्यूशंस, तो इट टेक्स टाइम टू फिल्टर आउट. डिपेंड्स कि हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं. डायलिसिस इज आल्सो अ स्लो प्रोसेस. तो बेसिकली दीज थ्री प्रोसेसेस आर यूज्ड. डायलिसिस, उसको फास्टन करना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस. अदरवाइज अगर फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है तो दैट फिल्टर पेपर इज यू कैन से फर्स्टली इट इज सोक्ड इन दैट कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसको कोलोइडल सॉल्यूशन जो है आपका that is prepared by using 4% solution of nitrocellulose in alcohol and ether, and that is soaked by that filter paper and it reduces the
pore size of filter paper to such an extent. और इसमें भी अगर थोड़ा सा फास्ट करना है प्रोसेस को तो थोड़ा प्रेशर या सक्शन अप्लाई किया जाता है, उससे फास्टन हो जाएगा फिल्ट्रेशन. Next is this is also an important topic, properties of colloidal solution. इसमें से कई properties ऐसी हैं, electrical charge हो गया या Brownian motion हो गया, उस पे generally questions आ जाते हैं. तो properties of colloidal solutions is again an important topic. First one is colligative properties. इस पे generally question नहीं आता, but still you remember this thing कि ट्रू सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं. 4 जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये चारों प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी हैं. अब कोलॉइड्स के लिए भी ये प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके वैल्यूज कितनी है. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज, क्योंकि कई जगह पे आपने देखा है कि वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, जैसे सोप्स के केस में या कुछ और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जितने भी हैं, मेटालिक सॉल्ट या ये सब हो गए, इनके मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ कोलॉइड्स बनते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब कोलॉइडल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल साइज में. ट्रू सॉल्यूशंस के केस में पार्टिकल्स का जो नंबर है वो काफी हाई रहता है, बिकॉज पार्टिकल्स आर सिंगली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस होंगे या जैसे भी हैं, वो एक एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है. बट हियर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स in order to form particles of colloids. ठीक है, तो अब number of particles is quite reduced. Same ही substance का अगर एक true solution है किसी solvent में और दूसरी तरफ आपके पास उसका colloidal mixture है किसी solvent में, then what difference will be there? उसकी जो colligative properties true solutions में आ रही हैं, colloids में वो कम, मतलब उनकी values जो है वो काफी reduce हो जाएंगी. तो दीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स. तो इसलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो जनरली ट्रू सॉल्यूशंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पार्टिकल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं एंड दोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यूज आर एक्चुअली क्वाइट, यू कैन से, appropriate. But still, if it is asked to compare, then colligative properties of colloidal solutions is of small order, because particles generally associate to form colloidal particles. Okay, and as the colligative properties depend on number of particles, so as the number of particles getting decreased in colloidal mixtures, hence colligative properties will also be decreased. Next is Tyndall effect. Tyndall effect is actually kind of scattering of light, beam of light. अगर हम पास थ्रू करते हैं किसी कोलॉइडल मिक्सचर में से, ये अपने 9th क्लास सीबीएसई में भी सिलेबस में था. एक बेसिक डिफरेंस है कोलॉइड्स में ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस में. एक्चुअली स्कैटरिंग आपने ये भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत फिजिक्स में कि लाइट स्कैटर कब होती है, जब जिस पार्टिकल पे से लाइट पास थ्रू हो रही है, अगर वो पार्टिकल साइज लाइट की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल होता है, मतलब उससे बहुत ज्यादा छोटा होगा तो वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं. दैट इज द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, दैट पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, हेंस पार्टिकल्स कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और वो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता, इल्यूमिनेट नहीं हो पाता सॉल्यूशन. ठीक है, अब कोलॉइडल मिक्सचर में से क्या है कि जब आप एक बीम ऑफ लाइट को, जनरली एक कन्वर्जिंग बीम पास थ्रू करनी होती है, यहाँ से तो एक ये एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल मिक्सचर, और अगर हम उसको राइट एंगल से ऑब्जर्व करें यूजिंग माइक्रोस्कोप, देन दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड. एंड एक्चुअली एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो डार्क रूम में अच्छे से विजिबल होता है. तो दैट पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, एंड जो लाइट एक्चुअली कोलॉइडल मिक्सचर, जैसे अगर मिल्क का वाटर में सॉल्यूशन बना के आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो इस तरह से, देन ब्लू कलर इज ऑब्जर्व. एक्चुअली जनरली ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है, बट अदरवाइज कलर में बी चेंज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. जितना साइज होगा पार्टिकल का उसके अकॉर्डिंग जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो कलर है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे. तो दैट विल बी डिफरेंट मे बी, बट इन जनरल जैसे स्काई का कलर भी आपने पढ़ा है वो ब्लू अपीयर होता है, तो वो भी एक तरह का टिंडल इफेक्ट की वजह से है. मोर ओवर टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन
डार्क प्रोजेक्टर रूम्स जो होते हैं, जब वो प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे लाइट फ्लैश करते हैं, तो दैट बीम ऑफ लाइट इज ऑल्सो विजिबल। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो है, मतलब ये जो टिंडल इफेक्ट है, इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आपको पता नहीं कि सॉल्यूशन कौन सा है, बिकॉज ओनली द कोलॉइड्स शो परमानेंट टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशंस के भी पार्टिकल्स लार्जर साइज के हैं, बट सस्पेंशंस देमसेल्व्स आर अनस्टेबल। तो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होने जरूरी हैं, तभी उनमें मोशन रहेगा, एंड देन ओनली दे विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, तो कोलॉइडल मिक्सचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर homogeneous like solutions or suspensions. Moreover, जब colloidal mixtures में से Tyndall effect को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, देन इट इज विजिबल दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। और ये चीज तो मूवमेंट तो आपने इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप एक डार्क रूम में सपोज बैठे हो, विंडोज सारी क्लोज्ड है, कर्टेन्स लगे हैं, एक छोटे से वेंटिलेटर से अगर लाइट एंटर होती है रूम में कहीं से सनलाइट, देन यू कैन इजीली व्यू द पाथ ऑफ दैट लाइट। ठीक है, किस पाथ से वो लाइट अंदर तक आ रही है, वो पूरा पाथ इल्यूमिनेटेड हो जाता है। एंड in that path you can easily find those dust particles in motion। आपको वो continuously zigzag motion में इधर से उधर भागते हुए नजर आएंगे। that is because dust particles are in the form of a colloidal mixture in air। एयर में डस्ट का जो हमने पढ़ा है टाइप ऑफ कोलॉइड, एक तरह का सॉलिड एरोजोल है वो, तो दैट फॉर्म और किसी भी टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन हो, दैट विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। और कोलॉइडल मिक्सचर में से बीम ऑफ लाइट पास करके अगर माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करें किसी भी सॉल्यूशन में से, then we'll see that zigzag motion of particles। and this method is also used, this experiment can also be used to calculate the number of particles। if you know the volume of the solution, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलॉइडल पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट है, क्योंकि जब पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, बट अंडर माइक्रोस्कोप दे कैन बी विजिबल बाय पासिंग लाइट टिंडल इफेक्ट के थ्रू। जब स्कैटर करेंगे तो स्कैटरिंग से चीजें आपको पता है, हम लोग भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर स्कैटरिंग दैट बीम ऑफ लाइट ना। तो हर एक चीज विजिबल हो जाती है जब वो लाइट स्कैटर करती है। तो व्हेन दीज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, तो दे बिकम विजिबल, और उनका मोशन भी विजिबल होता है। and if that solution is in small amount, so we can easily calculate the number of particles। so this experiment is used to calculate number of particles of colloidal mixture per unit volume। but am I audible properly? Because this message is continuously flashing on my screen that internet is unstable। let me know if some sound problem is there। सो दिस इज टिंडल इफेक्ट। और एक्चुअली ये जो टिंडल कोन जो यहाँ पे है, ये जो स्कैटरिंग हो रही है ना ये लाइट की, ये कोन की फॉर्म में ऑब्जर्व होती है अंडर माइक्रोस्कोप। तो दीज आर नोन एज टिंडल कोन, बिकॉज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, उससे जब ये लाइट स्कैटर हो रही है तो इस तरह का कोन फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज टिंडल कोन। and the conditions required for Tyndall effect is the diameter of the dispersed particles। जो particle solution में suspended हैं, dispersed phase में हैं, their diameter is not much smaller। जैसे true solution में भी particles thoroughly dispersed रहते हैं, but settle वो भी नहीं होते, but still their size is very small as compared to the wavelength of the light, hence they cannot scatter that beam। और सेकंड है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उनमें डिफरेंस हायर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। दैट these two conditions if satisfy, then only Tyndall effect is observed, and such conditions are generally satisfied in colloidal mixtures। third property is color। as you know that they scatter a light of actually a particular wavelength की जो light को scatter करते हैं, तो that wavelength वो एक्चुअली कंप्लीट वाइट कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी की ट्रांसमिटेड लाइट एब्जॉर्ब जो आप ऑब्जर्व करोगे तो दैट विल शो अ पर्टिकुलर कलर। फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर हम उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं,
then it will appear blue. But अगर हम उसमें कोई light pass through कर रहे हैं और बाद में transmitted light को हम observe कर रहे हैं, then that will appear red. Actually this color depends on कि कौन सी light को आप observe कर रहे हो. If you are observing that scattered or reflected light, then color of light is depending on the wavelength scattered by the dispersed particle. So that is the reason which light you are observing, the color will be appeared like that. Color पे generally कोई question नहीं आता. Basically this fourth point is important, Brownian motion. What is that motion and basically इसका significance क्या है इस motion का? Actually अभी हमने discuss किया कि हम Tyndall effect की वजह से हम देख पाते हैं particles को colloidal mixture में under microscope. Or sometimes in air, dust particles are easily visible if we are sitting in a dark room while observing Tyndall effect. तो वो जो motion आपको दिख रहा है कि particles are in continuous zigzag motion. So that motion is known as Brownian motion. It was first observed by Robert Brown. So the motion is named after him, Brownian movement. ठीक है? So this Brownian movement is actually caused due to collisions. टकराते हैं, strike करते हैं dispersion medium के particles dispersed phase के particles के साथ, because dispersed phase is thoroughly, you can say, scattered or suspended in that dispersion medium. अब dispersion medium की जो particles हैं उनका अपना जो kinetic energy है उसकी वजह से वो strike करते हैं dispersed phase के particles पे, and due to these collisions, ये collisions हर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स से हो सकते हैं, तो एक तरह का एक रिजल्टेंट फोर्स जिस तरफ जाएगा उस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव करने लगता है. तो अलग अलग डायरेक्शन में ये zigzag सा मोशन चलता रहता है, एंड दिस मोशन इज नोन एज Brownian motion or Brownian movement. And this motion is actually independent of the nature of colloid. नेचर क्या है colloid का, किस चीज का colloid है उस पर डिपेंड नहीं करता. It only depends on the size of the particles. ठीक है, जितना ज्यादा पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना फास्ट वो मूव करेंगे, तो फास्टर मोशन होगा. एंड सेकेंडली विस्कोसिटी भी मैटर करती है. अगर सॉल्यूशन ज्यादा विस्कस होगा, थिक है सॉल्यूशन, तो उसके जो कोलिजन्स है वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे एंड मोशन विल बी लेसर. तो लेस विस्कस सॉल्यूशन एंड स्मॉल साइज ऑफ dispersed phase is resulting in faster Brownian motion. Clear? And this motion is also responsible for stability, क्योंकि जब particles continuously zigzag move कर रहे हैं तो वो कभी भी एक मतलब gravity के oppose होता है ये motion, and that does not permit the particles to settle down. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आया पूछते हैं कि why colloids are stable, तो there are basically two reasons behind this stability. Main जो reasons है stability of colloidal mixtures. First one is चार्ज, कि हर एक पार्टिकल सिमिलर टाइप से चार्ज रहता है, एंड दैट चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन. तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कभी एक दूसरे के क्लोज आ ही नहीं पाते, और जब वो क्लोजर नहीं आएंगे तो दे विल नॉट एसोसिएट और दे विल नॉट कोगुलेट, प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते. और दूसरी चीज, चार्जेस भी उनको एक दूसरे से दूर रख रहे हैं, साथ साथ ब्राउनियन मूवमेंट चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये मूवमेंट कभी स्टॉप नहीं होता. तो दिस continuous zigzag movement is also responsible for the stability of the colloids. Next topic is charge on colloidal particles. Right now I told you that two main properties which are responsible for stability of colloid is electrical charge on particles and Brownian motion. So now next topic is how this charge is, you can say, acquired by the particles, and on the basis of charge what are different types of colloids. So charge is actually, electric charge is produced because yesterday also I discussed this thing, peptization. During peptization, when we add certain electrolytes in the precipitate of a particular substance which is dissolved in a dispersion medium. ना आपने एक precipitate बनाया freshly, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का, उसको वाटर में आप मिक्स कर रहे हो, उसका कोलोइडल मिक्सचर बना रहे हो, तो वाटर में से ही मतलब कुछ जो फेरिक आयन जब वाटर में आपने डिसॉल्व किया,
फेरिक क्लोराइड को वाटर में मिक्स करके केमिकली रिएक्शन के थ्रू हम वो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं. Then few ferric ion which are present in that mixture will get precipitated out on this ferric hydroxide salt, and ferric ion being positively charged, so they will हर एक जो पार्टिकल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, that will absorb ferric ion from the mixture. Generally एक common ion को वो absorb करते हैं, and that colloidal mixture will get positive charge. मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोलोइडल मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन का जो टाइप है वो किस तरह के पार्टिकल्स हैं, मतलब वेदर दे हैव एब्जॉर्ब पॉजिटिव चार्ज और दे हैव एब्जॉर्ब नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में. हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जितने भी हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इनके जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, they acquire these metallic ions because ये जनरली वाटर में मिक्स करके ही बनाए जाते हैं, और वाटर के अंदर ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम आयंस हो गए, यहाँ पे फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, तो दे एब्जॉर्ब these same type of ions on their surface, and hence all particles, colloidal particles acquire positive charge, and that is the reason that they will repel each other and they will become stable. Similarly basic dyes भी हैं. Actually dyes दोनों तरह के सॉल्ट्स बनाती हैं. बेसिक डाई जो है वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट बनाएंगी, एंड जो एसिडिक डाइज हैं दे विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स. ब्लड, आपको मैंने कल बताया था कि ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, बिकॉज ब्लड की जो आरबीसीज हैं वो जनरली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, बट हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर, दैट is in the form of negatively charged. Hemoglobin of blood is a positively charged salt, and otherwise the complete entire blood is a negatively charged salt. But दोनों चीजें एक दूसरे को प्रेसिपिटेट आउट नहीं करते, क्योंकि ब्लड तब तक कोगुलेट नहीं होता जब तक उसमें हेपेरिन एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है वो कोगुलेट होने नहीं देता उसको. तो स्टेबिलिटी का रीजन बायोलॉजिकली आपने पढ़ा होगा ब्लड में, बट अदरवाइज इफ इट इज आस्क्ड थ्रू आउट, अगर ब्लड का हम चार्ज देखें तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट. एंड वेरियस जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड हैं उनके भी सॉल्ट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं. नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स जनरली मेटालिक सॉल्ट जो हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में से एक्वायर करते हैं, एंड दे गेट अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. Metallic sulfides, acidic dyes and organic salts, organic substance जो polymers के salts हैं, they are negatively charged. Actually जब भी कोई salt बनाना है थोड़ा amount में electrolyte add करना पड़ता है, और उस electrolyte में वो कुछ common ion अपने ऊपर absorb कर लेते हैं. In this way these charges produced over there. The charge on colloidal particle is due to electron capture by salt particles. अगर मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकली डिस्पर्जन जो हमने पढ़ा था ब्रेडिक्स आर्क के थ्रू, अगर हम बना रहे हैं उस सॉल्ट को, जैसे मेटालिक सॉल्ट उसी से बनाए जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो दिस प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is actually responsible for creating a negative charge on metallic और सिल्वर, गोल्ड, जो भी मेटालिक सॉल्ट्स हैं उसके ऊपर. या फिर अगर आप आयनिक रिएक्शंस के थ्रू बना रहे हो या फिर पेप्टाइजेशन के थ्रू बना रहे हो, तो आप उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में से आयंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और जैसे एक एग्जांपल्स यहाँ पे दिए मैं, yesterday also I explained this, when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, ठीक है, और आयोडाइड सोल्यूशन इतना मिक्स करना इस एक्सटेंट में कि एक चीज एक्सेस में रहे. इफ पोटेशियम आयोडाइड इज इन एक्सेस, देन आयोडाइड आयन विल गेट एब्जॉर्ब, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट है वो सिल्वर आयोडाइड का है, तो सिल्वर या आयोडाइड दो तरह के आयंस ही एब्जॉर्ब कर सकता है. तो इफ Ki इज टेकन इन एक्सेस, देन आयोडाइड आयन विल बी एब्जॉर्ब एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इज फॉर्म. एंड इफ AgNO3 is or you can say Ki is added to excess of silver nitrate, तो जो precipitate बनेगा AgI का, that will absorb silver ion because we have taken AgNO3 in excess. तो silver ions excess में होंगे
and these silver ions will get adsorbed on the surface of each colloidal particle of AgI. ठीक है, तो silver iodide can form both type of salts by preferential adsorption of ion depending on the conditions. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेस अमाउंट जिसका भी लिखा है अकॉर्डिंगली. सेकेंड एक एग्जांपल है, फेरिक क्लोराइड को वाटर में रिएक्ट करवा के जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट बनाते हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आप अगर नॉर्मल वाटर ले रहे हो, हॉट वाटर, देन आपके पास फेरिक आयन जो प्रेजेंट है दे विल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ, क्योंकि FeCl3 आपने एक्सेस में डाल मतलब ऐड किया है हॉट वाटर में, तो हॉट वाटर में आपके पास आयंस तो हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, बट ये जो आप FeCl3 ऐड कर रहे हो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू वाटर, तो दीज फेरिक आयन विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. क्लोराइड भी होंगे बट एक्चुअली जो सॉल है उसमें कॉमन आयन फेरिक है, तो फेरिक आयंस विल बी गेटिंग एब्जॉर्ब and it will result in a positively charged salt. Means when ferric hydroxide is added to excess of hot water, then ferric ion gets preferentially adsorbed on the surface of precipitate of ferric oxide, और इसमें ferric hydroxide का भी question हो सकता है same way. And when we add a base alkaline solution, मतलब आप NaOH के solution में अगर ferric chloride add करके उसका precipitate बना रहे हो FeOH3 का, in that case you will get a negatively charged salt because NaOH being a strong base, it will release large amount of sodium and hydroxide ion. अब यहाँ पर amount of hydroxide ion exceed कर जाएगा because FeCl3 के comparatively आपको NaOH ion ज़्यादा मिलेंगे, तो OH ions जो हैं they will get preferentially adsorbed on the surface of फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड और सॉरी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो आपको नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट जो बनाने हैं डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में आप उसको पेप्टाइजेशन करवा रहे हो या फिर केमिकली रिएक्शन के थ्रू बनवा रहे हो. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ सेलेक्टिव और प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कि कौन से आयन मीडियम में वहां पे अवेलेबल हैं ज्यादा अमाउंट में, तो दैट charge will be adsorbed on the surface. अब देखो ये सारे particles ने एक एक लेयर बना ली अपने अराउंड जिसमें उन्होंने प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लिए एक ही टाइप के चार्ज. तो अब क्या हुआ, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके, सपोज अगर हम इसका एग्जांपल लें कि आपने Ki एक्सेस में लेके सिल्वर आयोडाइड कोलॉइड बनाया, तो सिल्वर आयोडाइड ने आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब किए Ki में से, तो ये आयोडाइड आयन इस सपोज ये सिल्वर आयोडाइड का एक पार्टिकल है, इसके ऊपर बहुत सारे आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे एंड एक लेयर बन जाएगी अराउंड दिस स्फेरिकल पार्टिकल, एंड दिस लेयर ऑफ आयोडाइड आयन विल एक्चुअली गेट फिक्स्ड क्योंकि एब्जॉर्ब हो चुके हैं उसकी सरफेस पे, तो दिस लेयर इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर ऑफ आयंस. अब क्योंकि सॉल्यूशन में आपको पता है न्यूट्रल हैं सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन, अल्टीमेटली तो कोई चार्ज नहीं है ना सॉल्यूशन के ऊपर, पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज बट डिस्पर्जन मीडियम पे तो कोई चार्ज नहीं है. अब डिस्पर्जन मीडियम में आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बचे हुए हैं, तो इस तरह से डिस्पर्जन मीडियम एक तरह का ऑपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेता है, चाहे उसके पार्टिकल्स वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे उस आयंस को, बट दीज आयंस आर एक्चुअली रिजल्टिंग फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ऐड किया था Ki में से अगर आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब हो गए तो बचे हुए पोटेशियम आयन क्या करते हैं, वो इस आयोडाइड आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दे विल आल्सो अरेंज स्फेरिकली अराउंड दिस नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल, और वो सेकेंड लेयर एक और बना देते हैं आयंस की, बट वो सेकेंड लेयर क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हुई है, एब्जॉर्ब सिर्फ ये फर्स्ट लेयर ही है, तो फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, सेकेंड जो ऑपोजिटली चार्ज लेयर बनी है दैट इज नोन एज एक्चुअली एक डिफ्यूज्ड लेयर है जो मूवमेंट में है पार्टिकल्स. ठीक है, तो फर्स्ट वाली फिक्स्ड लेयर है चार्ज नेगेटिव चार्ज की, सपोज हम इसी सॉल्ट की बात करें, सेकेंड लेयर विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज काइंड ऑफ डिफ्यूज्ड लेयर. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक तरह का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज zeta potential. इसको अंडरलाइन कर लेना if you have books with you, or if you have notebook, so you can note down a kind of potential difference developed between the fixed layer
and the diffused layer of opposite charges in a colloidal solution is called electrokinetic potential or zeta potential. And this potential is actually, ये जो charges आ गए हैं, these charges are responsible for stability of colloidal solution. Any doubt if you have in these electric charges, why they are caused, and like what is the significance of these charges? So they provide stability to colloidal mixture, ठीक है, और किस तरह से originate हुए हैं? Because of preferential adsorption of ions from the solution, because generally electrolytes are added in order to make stable colloidal mixtures, क्योंकि जब तक ये आयंस आप प्रोवाइड नहीं करोगे colloidal particle तो उसी टाइम सेटल डाउन हो जाएंगे. और अगर आप इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड इलेक्ट्रिकली उसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हो ब्रेडिग्स आर्क मेथड यूज करके, तब उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं जो मेटालिक सॉल्स हैं, क्योंकि मेटालिक सॉल्स क्या होते हैं, मेटल आयंस की जनरली टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाने की, तो दे इजीली एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट आर्क